हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आईवी थेरेपी। तो आईवी थेरेपी की बात करें तो आईवी का मतलब क्या होता है? आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस वेन के अंदर जो आप कोई फ्लूइड डाल रहे हो, कोई मेडिकेशंस, किसी भी चीज को वेन्स के थ्रू लगाना, वेन के द्वारा हम लगाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? इंट्रावीनस। ठीक है, वेन में लगाना। क्यों लगा रहे हैं वेन में, क्या पर्पज इसका? तो हम पर्पज की बात करें कि आईवी का क्या क्या पर्पज होता है, तो आईवी के अपने पर्पज होते हैं। उन पेशेंट्स में यूज किया जाएगा जहां पे पेशेंट अनएबल टू टेक फूड बाय माउथ। जब कोई पर्सन माउथ के द्वारा फूड को नहीं ले पा रहा, फ्लूइड को नहीं ले पा रहा, उस कंडीशंस में आप क्या करोगे? आप वेन के द्वारा जो है पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड करोगे, जिसमें मेडिकेशंस भी हो सकती है, फ्लूइड्स भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन, फास्ट। आपको फास्ट चाहिए, जल्दी से जल्दी। आपको फ्लूइड रिप्लेसमेंट के केस में देखना पड़ेगा। फ्लूइड, ज्यादातर फ्लूइड के केस में, फ्लूइड रिप्लेसमेंट के केस में आपको यहाँ पे फास्ट फ्लूइड जब पेशेंट को देना है, उस कंडीशंस में आप वीनस यूज करने वाले हो। ठीक है भाई। ये क्यों यूज किया जाए? जैसे कि डिहाइड्रेशन, जहाँ पे ओवर हाइड्रेशन का केस देखने को मिलता है, ओवर डिहाइड्रेशन का केस देखने, सॉरी ओवर बोल रहा हूँ, डिहाइड्रेशन का केस देखने को, सीवियर डिहाइड्रेशन के केस में जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लूइड का लॉस होगा और आपको इस फ्लूइड को मेंटेन करना है, तो आपको तुरंत क्या है, फ्लूइड को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओरल फ्लूइड जब जाएगा तो पहले एब्जॉर्प्शन होगा, इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को काउंटर करके अगर आप फ्लूइड को जल्दी पहुंचाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आईवी एक्सेस देना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन, आपको मेडिकेशंस, आपको जल्दी से जल्दी पेशेंट को मेडिकेशंस लगानी है। बहुत सारे केसेस में उस मेडिकेशंस को जल्दी लगाने के लिए, जीआई ट्रैक को काउंटर करने के लिए आप क्या यूज करोगे? आप आईवी एक्सेस यूज करते हो। तो ये वो पर्पज हैं जिन पर्पज में आप आईवी फ्लूइड्स दे सकते हो, आप मेडिकेशंस दे सकते हो, वो सारी चीजें काम आ जाएगी। यहाँ पे आप इनके थ्रू न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करवा सकते हो। तो जब पेशेंट खुद खाना नहीं खा सकता, तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए भी आप आईवी एक्सेस का यूज कर सकते हो। न्यूट्रिएंट में मेनली ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, इन सभी की कमी को पूरा करने के लिए भी आप आईवी के द्वारा पेशेंट को ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हो। ये सारे पर्पज है किसके? ये इंट्रावीनस के, इंट्रावीनस थेरेपी के। अब चले आगे, और आगे चलो। पर्पस की बात होगी, कौन कौन से सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हो आईवी थेरेपी के दौरान। जब आप आईवी दोगे तो कौन कौन से सॉल्यूशन दोगे? तो पहला, पहले लिख देते हैं, सॉल्यूशंस यूज फॉर आईवी थेरेपी। तो कौन कौन से फ्लूइड्स या सॉल्यूशन यूज किए जाएंगे आईवी थेरेपी के? तो कुल मिला के 3 टाइप के सॉल्यूशंस हैं। पहला, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक फ्लूइड्स बोल दो, सॉल्यूशन बोल दो। दूसरा, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक फ्लूइड्स। और तीसरा, हाइपरटोनिक फ्लूइड्स। 3 टाइप के फ्लूइड्स आप मेनली यूज करते हो फ्लूइड में। कौन कौन से? आइसोटोनिक हमने पहला नंबर रखा है, दूसरा नंबर हाइपोटोनिक, तीसरा नंबर हाइपरटोनिक। जिन फ्लूइड की कंसंट्रेशन, जिन फ्लूइड की कंसंट्रेशन, चार्जिंग, जिन फ्लूइड की कंसंट्रेशन आपके ब्लड की कंसंट्रेशन के बराबर, जिन फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन आपके ब्लड की कंसंट्रेशन के बराबर होगी, ऐसे फ्लूइड्स को, या नियर बाई होगी, ऐसे फ्लूइड्स को आइसोटोनिक फ्लूइड्स बोलेंगे। कौन से होंगे आइसोटोनिक फ्लूइड्स? जिन फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन नियर बाय ब्लड की कंसंट्रेशन की होगी। नियर बाय आपके ब्लड की कंसंट्रेशन, जितनी कंसंट्रेशन होगी, ऐसे सभी फ्लूइड्स को आप क्या बोलोगे? आइसोटोनिक फ्लूइड्स बोलोगे। ठीक है। अब हमारे नॉर्मल ब्लड की कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं ओस्मोलैरिटी। ओस्मोलैरिटी, ओस्मोलैरिटी ब्लड की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, ब्लड की कंसंट्रेशन होगी ओस्मोलैरिटी।
और ये ऑस्मोलैरिटी नॉर्मली आपके ब्लड की 270 से 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर हमें देखने को मिलती है। आपसे पूछ लिया जाए नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी ऑफ क्या, नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड, तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है 270 से 290, इतनी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है। इस ऑस्मोलैरिटी के नजदीक जिन फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन है, ऑस्मोलैरिटी है, उन फ्लूइड्स को आप क्या बोलोगे, आइसोटोनिक फ्लूइड्स बोलोगे। ऐसे फ्लूइड जिनकी कंसंट्रेशन ब्लड के बराबर है और जिनकी ऑस्मोलैरिटी, कंसंट्रेशन मतलब ऑस्मोलैरिटी मेडिकल टर्म में ऑस्मोलैरिटी 270 से 290, क्योंकि ये ब्लड की कंसंट्रेशन है, इसके नियर बाय होगी, आप ऐसे सभी फ्लूइड्स को आइसोटोनिक फ्लूइड्स बोलोगे। ठीक है, जिनमें ऑस्मोलैरिटी का एक सीधा फॉर्मूला है 250 से 375 मिली ऑस्मोल पर लीटर के नियर बाय, पर लीटर की रेंज में जिनकी ऑस्मोलैरिटी है, वो सभी फ्लूइड्स कौन से होंगे, आइसोटोनिक फ्लूइड्स देखने को मिलेंगे। जैसे NS नॉर्मल सलाइन जिसको आप बोलते हो, ठीक है, D5 डेक्सट्रोज, RN रिंगर लैक्टेट, ठीक है, ऐसे सभी प्रोडक्ट, आइसोलाइट P, आइसोलाइट IM, ये सभी बच्चों में यूज होते हैं, फॉर यूज इन पीडिया, पीडियाट्रिक्स में यूज होते हैं। ठीक है, RL को आप जानते हो, डिहाइड्रेशन के केस में सबसे पहले RL यूज होगा। डेक्सट्रोज जिनमें ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज का ही अल्टरनेट है। और नॉर्मल सलाइन मोस्ट फिजियोलॉजिकल सलाइन, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सलाइन फिजियोलॉजिकल सलाइन। इन सबकी कंसंट्रेशन 250 से 375 मिली ऑस्मोल पर लीटर के नियर बाय होती है, इसलिए इन फ्लूइड्स को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक फ्लूइड्स बोलते हैं। और आइसोटोनिक फ्लूइड्स की खास बात क्या है, आइसोटोनिक फ्लूइड्स की खास बात है कि जब आप इनको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराओगे, जब आपको इनकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराओगे तो ब्लड के अंदर कोई, ब्लड से ना तो फ्लूइड बाहर शिफ्ट होगा, ना ही ब्लड के अंदर शिफ्ट होगा, ब्लड की कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करते आइसोटोनिक फ्लूइड। मतलब कुल मिला के ब्लड को बढ़ाने के काम में है, ब्लड को बढ़ाने, ब्लड इंक्रीज करने में सीधा सीधा कौन से फ्लूइड काम आएंगे, आइसोटोनिक फ्लूइड्स। ना तो ये बाहर शिफ्ट होते, ना ये बाहर के फ्लूइड को अंदर शिफ्ट करते हैं, आपकी बिना ऑस्मोलैरिटी को डिस्टर्ब किए ये फ्लूइड आपके ब्लड में इंक्रीज हो जाएंगे, इसीलिए सीधा डिहाइड्रेशन के केसेस में RL सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ना, अगर मान लो ये फ्लूइड लिया, ये फ्लूइड मान लो, और ये फ्लूइड आइसोटोनिक नेचर का है और इसके अंदर कोई सेल डाल दिया, अगर इसके अंदर कोई सेल डालोगे तो ना तो सेल के अंदर पानी आएगा, ना सेल से बाहर पानी निकले, कुल मिला के सेल के अंदर कोई बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। किस केस में, आइसोटोनिक फ्लूइड के केस में। अब क्वेश्चन ये बनता है, अगर ये 250 से 375 के बीच में इसकी ऑस्मोलैरिटी है, तो क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल सलाइन की ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी। तो नॉर्मल सलाइन की ऑस्मोलैरिटी कंसंट्रेशन ये मिलेगी आपको 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये नॉर्मल सलाइन की ऑस्मोलैरिटी है। एम्स में ये एक बार क्वेश्चन आया था, उन्होंने दिया था कि नॉर्मल सलाइन की कंसंट्रेशन, नॉर्मल सलाइन के अंदर जो केमिकल होता है उसमें सोडियम की कितनी कंसंट्रेशन है, तो सोडियम की आधी होती है 154, और इसमें क्लोराइड भी होता है, क्लोराइड की भी 154, 154 सोडियम और क्लोराइड जो कि NS नॉर्मल सलाइन के अंदर मिलते हैं, दोनों की कंसंट्रेशन 154 और 154। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। आगे कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। बात चल रही थी नॉर्मल सलाइन की कंसंट्रेशन 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर। D5 की जो कंसंट्रेशन है ये होती है 275 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये D5 की। RL की होती है 270 के आसपास RL की ऑस्मोलैरिटी। आइसोलाइट की इनकी भी इतनी होती है 250, अब होती है 252 253, इतनी आपको देखने को मिलेगी आइसोलाइट, जो पीडियाट्रिक्स सॉल्यूशंस में यूज किए जाएंगे। तो ये अलग अलग सॉल्यूशंस हैं जो आइसोटोनिक फ्लूइड्स हैं। इन फ्लूइड की कंसंट्रेशन 250 से 375 के बीच में इसकी 308 है, 275 है, 270 है,
252 है। इन सब की कंसंट्रेशन इसके बीच में, जिन भी सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन इन दोनों के बीच में होगी उन सभी सॉल्यूशंस को आप क्या बोलोगे, आइसोटोनिक फ्लूइड्स बोलोगे। ठीक है, एग्जांपल मैंने लिखवा दी। तो ये है आइसो। नॉर्मली NH सॉल्यूशन सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा, ये है नॉर्मल सलाइन। और नॉर्मल सलाइन की ओस्मोलैरिटी यहाँ लिखी हुई है 308 मिली ओस्मोल पर लीटर। तो भाई इसकी होती है 308, ये है नॉर्मल सलाइन। ठीक है, इसके अलावा RL सॉल्यूशन, रिंगर लैक्टेट जिसका पूरा नाम है, ठीक है, रिंगर लैक्टेट या लैक्टेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, हार्टमान सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसकी कंसंट्रेशन 270, इसकी कंसंट्रेशन है 270 मिली ओस्मोल पर लीटर। ये है RL सॉल्यूशन, जो ज्यादातर आप में यूज होता है डिहाइड्रेशन के केस में। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन है जो अलग अलग जगह यूज होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसके बाद नेक्स्ट है हाइपोटोनिक फ्लूइड्स। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक फ्लूइड्स वो हैं जिनकी कंसंट्रेशन 250 से 375 मिली ऑस्मोल पर लीटर देखने को मिले। जिनकी कंसंट्रेशन 250 से कम होगी उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक फ्लूइड्स। जिनकी कंसंट्रेशन 375 से ज्यादा होगी उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक फ्लूइड्स। ठीक है, इन सॉल्यूशंस को आप बाहर से देखोगे तो इनमें पार्टिकल्स कम होते हैं, इनमें पार्टिकल नॉर्मल होंगे जितने मान लेंगे। और उसी फ्लूइड्स के अंदर अगर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो तो उसको आप बोलोगे हाइपरटोनिक फ्लूइड। हाइपरटोनिक फ्लूइड्स गाढ़े होते हैं, आइसोटोनिक फ्लूइड नॉर्मल जितनी भी कंसंट्रेशन है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पतले होते हैं, इनमें कंसंट्रेशन इनकी कम होती है। तो ये तीनों ही फ्लूइड्स एक जैसे है, पानी उतने, जैसे 100 ml वाटर मान लो, सबके अंदर 100 ml वाटर है तीनों फ्लूइड्स के अंदर। इनमें इसके अंदर तीनों के अंदर जो केमिकल है, मान लो नमक डाल देते हैं NaCl, तो नमक अगर इसके अंदर 1 चम्मच है, 1 स्पून है, तो इसके अंदर ½ स्पून होगा, इसके अंदर 2 स्पून होगा। कुल मिला के ये गाढ़ा बनेगा, इसमें नमक ज्यादा होगा, ये नॉर्मल बनेगा, ये कम बनेगा, पतला बनेगा। तो पानी बराबर है, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल है वो कम है और नॉर्मल है वो ज्यादा। उसके आधार पे आप इनको बताते हो कि ये आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक। ठीक है भाई, अब हाइपोटोनिक की बात कर रहे थे, जिन फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन 250 मिली ऑस्मोल लीटर से कम होगी उसको क्या बोलोगे, हाइपोटोनिक फ्लूइड बोलोगे। अब इन फ्लूइड्स के अंदर जब आप सेल्स को डालते हो, जब आप इस फ्लूइड्स के अंदर सेल को डालोगे तो सेल के अंदर पानी चला जाएगा और सेल सोलो हो जाएगी, सेल सोलो हो जाएगी, सेल फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी। अगर मान लो ये फ्लूइड आपने पेशेंट को चढ़ाया, ये फ्लूइड आपने पेशेंट को चढ़ाया, तो आसपास की सेल्स के पास ये फ्लूइड शिफ्ट होगा और सेल अभी ये नॉर्मल है, जैसे ही फ्लूइड चढ़ेगा इन सेल्स का साइज बढ़ जाएगा, सेल सोलो हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। अगर आप नॉर्मली किसी पेशेंट को हाइपोटोनिक फ्लूइड चढ़ा दो नॉर्मल से ज्यादा, जो कि नहीं चढ़ाना चाहिए था, उन पेशेंट्स में उनकी सेल्स का स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि फ्लूइड जो है वो शिफ्ट होकर सेल के अंदर आ जाएगा। हाइपोटोनिक फ्लूइड की खास बात होती है। ठीक है, ये सेल के अंदर जाएगा और जैसे ये सेल के अंदर जाएगा ये सेल्स फूलेंगी, और जब ये सेल्स फूलेंगी तो सेल सोलो हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। एडिमा का केस आपको देखने को मिलेगा हाइपोटोनिक के केस में। ठीक है, फ्लूइड स्टॉप कर देंगे तो एडिमा नॉर्मल। हाँ, अगर आप फ्लूइड को कम कर दोगे तो ये धीरे धीरे वापस रिकवरी हो जाएगी, ठीक होता आ जाएगा। इस कंडीशंस को ऐसे ट्रीट किया जाए, ये है हाइपोटोनिक फ्लूइड। ठीक है भाई, दूसरी बात, लेसिक्स दे दो, फिरोसिमाइड दे दो, ऐसी दवाई जो फ्लूइड को ज्यादा निकाल दे, तो वहां से भी फ्लूइड कम होगा, अल्टीमेट क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर एडिमा की कंडीशन ट्रीट हो जाएगी। ये है हाइपोटोनिक फ्लूइड्स। ठीक है, और आगे चलो, कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो हाइपोटोनिक नेचर के होते हैं, तो इसमें आएगा जिनकी कंसंट्रेशन 250 से कम होगी, ऐसे सभी फ्लूइड्स को आप हाइपोटोनिक बोलोगे। जैसे हाफ NS, नॉर्मल सलाइन से कंसंट्रेशन जिसकी आधी होगी, N/2 बोलते हैं, सो N/2। ठीक है, 1/3, N/3 जो सॉल्यूशंस होंगे उनकी कंसंट्रेशन भी आपको कम देखने को मिलेगी। N/4 ये भी सॉल्यूशंस हैं जिनकी कंसंट्रेशन आपको कम मिलेगी। NS है नॉर्मल सलाइन। अब नॉर्मल सलाइन की कंसंट्रेशन मैंने आपको बताई थी, ऑस्मोलैरिटी 308 होती है। अगर N/2 सॉल्यूशन है तो इसकी ऑस्मोलैरिटी की आधी, मतलब ये आधी तो 2 से डिवाइड कर दो, आएगा 154। तो N/2 की कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगी
154, तो 154 टू 50 से कम है, तो कुल मिला के ये हाइपोटोनिक है। ऐसे ही n/3 3 से डिवाइड कर दो, ऐसे ही 4 से डिवाइड कर दो। ये सभी सॉल्यूशन n/2 n/3 n/4 ये सभी सॉल्यूशन हाइपोटोनिक फ्लूइड्स होते हैं जिनकी कंसेंट्रेशन आइसोटोनिक 250 मिलीओस्मोल लीटर से कम आपको देखने को मिले। ठीक है, इसके बाद आगे चले हाइपरटोनिक फ्लूइड्स। हाइपरटोनिक फ्लूइड्स वो थे जिनकी कंसंट्रेशन 375 मिलीओस्मोल पर लीटर से ज्यादा थी। जब इन सॉल्यूशंस के अंदर किसी सेल को डालेंगे तो सेल के अंदर का पानी शिफ्ट होकर बाहर चला जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, सेल श्रिंकेज हो जाएगा। मान लो ये फ्लूइड है, इसके अंदर सेल डाल दिया, अभी तो सेल ऐसी, बाद में श्रिंक हो गया, ऐसे सेल का श्रिंकेज हो जाएगा अगर आप हाइपरटोनिक फ्लूइड्स को पेशेंट के अंदर। अब ये फ्लूइड है, ये वेन्स है, वेन के अंदर फ्लूइड डाला, हाइपरटोनिक फ्लूइड, ज्यादा गाढ़ा फ्लूइड जैसे ही ब्लड के अंदर जाएगा ये ब्लड को गाढ़ा कर देगा। और ब्लड को जब गाढ़ा होगा तो ब्लड के गाढ़ेपन के कारण उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब भी किसी फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा वो बाहर आसपास के फ्लूइड को खींच के अंदर शिफ्ट करेगा, और अंदर शिफ्ट करेगा तो सेल का भी ब्लड खींचेगा, सेल का पानी खींचेगा, और सेल क्या हो जाएगी? सेल श्रिंक हो जाएगी। तो हाइपरटोनिक फ्लूइड्स अगर पेशेंट को चढ़ाया जाए तो सेल में श्रिंकेज हो जाएगी, सेल उसकी सिकुड़ जाएंगी, और अगर हाइपोटोनिक चला तो सेल बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली एक दूसरे का हो जाएगा। तो ये है हाइपरटोनिक फ्लूइड जिनकी कंसंट्रेशन 375 मिली ओस्मोल लीटर से आपको कम देखने को मिलेगी। ऐसे सॉल्यूशन को आप बोलोगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशन है जो हाइपरटोनिक नेचर के होते हैं? जैसे 3% NS, 3% NS की कंसंट्रेशन अगर 3% हो जाए तो उसको बोलोगे क्या? 3% NS। इसका मतलब क्या है? 3% NS का मतलब है इसमें 3 ग्राम सोडियम क्लोराइड है 100 ml के अंदर। हर 100 ml फ्लूइड के अंदर 3 ग्राम सोडियम क्लोराइड, जिसको आप नमक बोलते हो, नमक इसके अंदर प्रेजेंट है। कितना? ये है 3 ग्राम। इसका मतलब ये 3% सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एग्जांपल है किसका? ये एग्जांपल है हाइपरटोनिक फ्लूइड का। उसके अलावा DNS बहुत कॉमन यूज होता है। DNS के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है डेक्सट्रोज, एक होता है NS। डेक्सट्रोज और NS दोनों को मिला दिया जाए तो उससे बनेगा DNS। डेक्सट्रोज की ऑस्मोलैरिटी मैंने बताई थी आपको 275 थी, NS की ऑस्मोलैरिटी 308 थी। इन दोनों को जोड़ोगे करीबन 575, मतलब एवरेज इतना ही आएगा। तो इतनी आपको ऑस्मोलैरिटी देखने को मिलेगी। अब ये ऑस्मोलैरिटी किससे ज्यादा है? ये ऑस्मोलैरिटी 375 से ज्यादा है, तो आप इसको क्या बोलोगे? हाइपरटोनिक फ्लूइड बोलोगे। तो ये है हाइपरटोनिक फ्लूइड, और ये हाइपरटोनिक फ्लूइड। मैनिटोल भी गाढ़ा सॉल्यूशन होता है, मैनिटोल भी आपको हाइपरटोनिक फ्लूइड देखने को मिलेगा, ये भी हाइपरटोनिक। ये 3 टाइप के फ्लूइड्स तो मैंने बताया दिए सॉल्यूशंस के नाम पे। इसके अलावा एक टाइप का और सॉल्यूशन होता है नंबर 4th नंबर सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडर। प्लाज्मा एक्सपेंडर ऐसे फ्लूइड्स जो ब्लड में डालने के बाद ब्लड के सॉल्यूशन को बढ़ा दे, गाढ़ा कर दे, मतलब ज्यादा कर दे, उसको बोलते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडर। जैसे एग्जांपल एल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रॉन, ये ऐसे कंसंट्रेटेड गाढ़े सॉल्यूशंस हैं। जब भी आप ये ब्लड में इंजेक्ट करोगे ये ब्लड को गाढ़ा कर देंगे। ये क्या करेंगे? ये ब्लड को गाढ़ा करेंगे। और जब भी कोई सॉल्यूशन ब्लड को गाढ़ा करेगा, तो उस ब्लड की ऑस्मोटिक प्रेशर को वो बढ़ा देगा। अब क्या होगा? जैसे ही फ्लूइड ब्लड गाढ़ा हुआ, ब्लड के अंदर मिनरल्स ज्यादा बढ़े, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। जब भी किसी फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा ये बाहर की सेल्स में से पानी को निकाल के कहाँ डाल देगा? अंदर ब्लड में डाल देगा। और ब्लड का प्लाज्मा बढ़ जाएगा, ब्लड में पानी बढ़ेगा, और ब्लड में पानी बढ़ेगा तो प्लाज्मा एक्सपेंडर, इसीलिए बोलते हैं इसको प्लाज्मा एक्सपेंडर। प्लाज्मा को बढ़ाने के काम में आएंगे। प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड है, तो फ्लूइड को बढ़ाने के काम में आएंगे। ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं एल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रोन। इनके अंदर डेक्सट्रोज है, इसके अंदर प्रोटीन है, और ये सॉल्यूशंस आपके ब्लड के प्लाज्मा को बढ़ाने के काम में आएंगे, इसलिए इनको बोलते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडर। ये अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस हैं जो आईवी थेरेपी के दौरान यूज किए जाएंगे। ठीक है भाई,
यहाँ तक क्लियर है? अब अगर ये समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आईवी कैनुला। कितने टाइप्स के कैनुला होते हैं, कैनुला के बारे में। कैनुला की बात करूं तो कैनुला जनरली आपको दो टाइप के देखने को मिलेंगे। जब हम कैनुला की बात करते हैं, कैनुला जनरली दो टाइप के देखने को मिलते हैं। पहले देखने को मिलते हैं बटरफ्लाई सेट, बटरफ्लाई सेट, जिसको बोलते हैं विंग टिप, विंग टिप, या जिसको बोलते हैं स्काल्प वेन, स्काल्प वेन सेट। ठीक है, ऐसे कैनुला जिनके साथ निडल पहले से ही अटैच होगी, निडल अटैच होगी, साथ में बटरफ्लाई जैसे विंग्स होंगे, विंग बटरफ्लाई विंग सेट इसलिए बोलते हैं, बटरफ्लाई जैसे विंग्स देखने को मिलेंगे, निडल पहले से अटैच होगी और एक छोटी सी ट्यूबिंग होगी, उसको आप बोलोगे बटरफ्लाई सेट, विंग टिप और स्काल्प वेन। स्काल्प की वेन के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए इसे स्काल्प वेन भी सेट बोलते हैं। निडल अटैच होती है, आजकल यूज नहीं होती, पहले यूज की जाती है, पहले वो निडल अटैच होती थी, आजकल तो प्लास्टिक कैनुला ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये निडल वालों की क्या प्रॉब्लम है, ये वेन है, वेन में निडल लगाई और गलत प्रिक हो गई, गलत प्रिक होगी तो वेन में से फ्लूइड शिफ्ट होकर आसपास के एरिया में चला जाएगा, और अगर फ्लूइड वेन के आसपास चला जाएगा तो इसकी मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो इनफिल्ट्रेशन। तो विंग टिप कैथेटर, बटरफ्लाई सेट और स्काल्प वेन सेट की जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वो है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मतलब फ्लूइड का वेन के चारों तरफ शिफ्ट हो जाना, जिसके कारण स्वेलिंग आपको देखने को मिलती है। जहाँ पे कैनुला लगाया वहां पे स्वेलिंग हो रही है, कूल फील हो रहा है, ठीक है, हल्का फुल्का पेन भी आपको हो सकता है। ये तीनों फीचर्स अगर आपको आईवी साइट जहाँ पे आईवी कैनुला लगाया है वहां पे अगर फील हो रहा है तो उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है बटरफ्लाई सेट की, स्काल्प वेन की और विंग टिप की। आजकल बहुत कम मिलते हैं, लेकिन स्काल्प वेन में कोई दवाई लगानी तो उस केस में स्काल्प वेन सेट यूज किया जाएगा। पहले से ही नीडल अटैच होती है बटरफ्लाई सेट के, मतलब कैनुला के साथ, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई सेट। इसके अलावा होते हैं प्लास्टिक कैनुला। अच्छा, इनके बारे में और बातें, इनकी जो नीडल की लेंथ है वो करीबन आधे से 1.5 इंच तक देखने को मिलेगी। नीडल की जो लंबाई है वो आपको 0.5 से 1.5 इंच देखने को मिलेगी। तो 1 इंच के अंदर होता है 2.5 सेंटीमीटर, तो 1.25 से आपको देखने को मिलेगी 7.5 सेंटीमीटर तक आपको छोटी बड़ी हर टाइप की नीडल्स आपको देखने को मिलेगी। ये नीडल साइज है बटरफ्लाई सेट के लिए। दूसरी बात, नीडल लेंथ है, सॉरी नीडल साइज, जो नीडल का साइज होता है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 14 से 26 गोज, 14 से 26 गोज की आपको यहाँ पे नीडल का साइज देखने को मिलेगा, गोज साइज देखने को मिलेगा। 0.5 आधे से 1.5 इंच तक आपको नीडल की लेंथ देखने को मिलेगी। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। चिल्ड्रंस के अंदर ज्यादा यूज की जाती है, छोटे बच्चों के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर, और बोल दो इन्फेंट, बोल दो इन्फेंट, न्यू बोर्न, इनके अंदर यूज की जाएगी चिल्ड्रन के अंदर। और ओल्ड एज, ओल्ड एज में और छोटे बच्चों में मोस्ट कॉमनली यही यूज की जाती है बटरफ्लाई सेट, ठीक है। आजकल कम यूज करते हैं, आजकल तो कैनुला यूज करते हैं, प्लास्टिक कैनुला। ये तो फर्स्ट नंबर। सेकंड जो है वो है प्लास्टिक कैनुला, सेकंड है प्लास्टिक कैनुला। सेकंड नंबर है प्लास्टिक कैनुला। प्लास्टिक कैनुला की बात करूं तो प्लास्टिक कैनुला जो है दो टाइप के होते हैं, ओवर द नीडल कैनुला, इन नीडल कैनुला। इन नीडल कैनुला जो नॉर्मली हमने जो देखे हैं, इन नीडल कैनुला ज्यादा होते हैं जिसके बाहर प्लास्टिक की ट्यूब होती है, अंदर नीडल होती है। कुछ ऐसे भी आते हैं जिनमें बाहर की साइड नीडल होती है, अंदर प्लास्टिक कैनुला होते हैं, वो कम यूज किए जाते हैं। ये ज्यादातर इन नीडल कैनुला यूज करते हैं। नॉर्मली आपने जो कैनुला देखा होगा
उसमें बाहर कैनुला की ट्यूबिंग होती है, अंदर निडल होती है, और फिर उसको यूज करते हैं। इन निडल कैनुला ज्यादातर यूज किए जाते हैं। इन निडल कैनुला की प्रॉब्लम क्या है, प्लास्टिक इसके चारों तरफ है। जब आप निडल इंसर्ट करते हो, री री इंसर्टिंग के दौरान ये प्रॉब्लम होती है। जब आप री इंसर्ट करते हैं निडल को, उस दौरान निडल जो है वो प्रिक हो जाती है प्लास्टिक कैनुला में, और कैथेटर टिप एम्बोलिज्म होने का खतरा होता है। ये इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है भाई, अगर आप प्लास्टिक कैनुला ज्यादा यूज करोगे, कौन से, स्पेशली इन निडल कैनुला, तो प्लास्टिक बाहर की साइड है, अंदर की साइड निडल है, तो ऐसे देखने को मिलेगा। ये कैनुला है, इस कैनुला में ये प्लास्टिक का कैनुला है बाहर, और ये निडल है। निडल को जैसे आप रीप्रिक करोगे तो मे भी इसके अंदर चली जाए और इसकी टिप निकल के बाहर ब्लड में सप्लाई में चली जाए, और अगर ब्लड में ये चला जाएगा तो इसके कारण जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे कैथेटर टिप एम्बोलिज्म। ये जो कैथेटर प्लास्टिक का टूटा हुआ टुकड़ा है, ये ब्लड में चला जाएगा, और इस कैथेटर का टिप है, इसलिए उसे कैथेटर टिप, और अगर ये ब्लड में चला जाएगा इसको बोलते हैं कैथेटर टिप एम्बोलिज्म। इस प्रॉब्लम में ये होता है, ठीक है, इस कंडीशन में। तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किस केस की, ये है प्लास्टिक कैनुला आप ज्यादा यूज करते हो उसकी प्रॉब्लम है। एडल्ट में नॉर्मली सबसे ज्यादा यही कैनुला यूज किया जाएगा, प्लास्टिक कैनुला, ठीक है भाई। तो ये है प्लास्टिक कैनुला के बारे में। कौन कौन से साइज देखने को मिलेंगे उनकी बात कर लेते हैं एक बार। जो साइज है नॉर्मली वो 14 से स्टार्ट होते हैं, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। ये अलग अलग साइज के कैनुला होते हैं। 14 से स्टार्ट होंगे, 2 का सब में गैप होगा, 26 तक आनी रहेगी, ठीक है। ये है कैनुला के साइज, गोज बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरी बात, इनके कलर होते हैं कुछ अलग। 14 का जो कलर है वो है ऑरेंज, इसका है ग्रे, 18 का ग्रीन, ठीक है, पिंक, ब्लू, येलो और वायलेट। ये अलग अलग कलर के आपको कैनुला देखने को मिलेंगे। हमारे पास एक कैनुला अवेलेबल है जो ग्रीन ब्लू कलर का, तो ये टिप से पहचान में आएगा भाई ब्लू कलर का है या नहीं। तो ब्लू कलर का टिप है इसका, तो टिप के आधार पे आप कह सकते हो कि ब्लू कलर का कैनुला है। ब्लू कलर के कैनुला का गोज नंबर होगा 22। तो 22 गोज का आपको क्या देखने को मिलेगा, कैनुला के अलग अलग साइज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब बात करें, कलर की बात होगी, कलर के बाद कहाँ यूज किए जाएंगे। तो देखो ये जो गोज है, जितना छोटा गोज होगा उतना निडल का जो डायमीटर, ये निडल है, निडल का ये जो डायमीटर है वो आपको बड़ा देखने को मिलता है। मान लो इसका डायमीटर कितना बड़ा है, ग्रे का उससे थोड़ा सा छोटा होगा, ग्रीन का उससे थोड़ा सा छोटा होगा, पिंक का थोड़ा उससे छोटा, ब्लू उससे छोटा, येलो उससे छोटा, और सबसे छोटा आपको वॉयलेट कलर का कैनुला का देखने को मिलेगा। ये निडल के अंदर का साइज है, निडल के अंदर का डायमीटर है, ये वाला डायमीटर ऑफ निडल। जितनी जितनी निडल का साइज बढ़ेगा, जितना निडल का साइज बढ़ता है उतना ही ये डायमीटर उल्टा कम होता जाता है। तो जैसे जैसे निडल का गोज साइज आप बढ़ाओगे वैसे वैसे निडल का डायमीटर क्या होता जाएगा, कम। ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये है गोज सिस्टम, इसका बोलते हैं गोज, ठीक है। अब ये है इनके कलर कोडिंग, जिस किस कलर का है। ऑरेंज ग्रे, ये एकदम से ज्यादा फ्लूइड डालने के लिए, बहुत ज्यादा फास्ट फ्लूइड देने के काम में, फास्ट फ्लूइड देने के लिए ज्यादातर ऑपरेशन के दौरान, या जिसमें शॉक की कंडीशन है, या बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है वहां पे 14 नंबर और 16 नंबर काम में आते हैं। ग्रीन कलर की बात करूं तो ग्रीन कलर यूज होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान
ग्रीन कलर का कैनुला यूज किया जाएगा। ग्रीन कलर 18 नंबर होता है ग्रीन कलर। 18 नंबर में 18 जो है वो उसका जो 8 है वो बी की तरह बनना है। 18 में जो 8 हुई वो बी की तरह बनता है, तो बी इज बिहेव लाइक 8। तो 18 नंबर यूज होगा बी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऐसे करके याद हो जाएंगे भैया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान 18 नंबर काम आएगा। और भाई जब भी किसी पेशेंट में ब्लड चढ़ेगा तो उसकी जो कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रीन इससे आएगा, ग्रीन कलर का रहेगा। तो ग्रीन कलर का कैनुला 18 नंबर होगा, मोस्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान यूज किया जाता है, ठीक है। 18 नंबर। अब बात करते हैं 20 नंबर की। 20 और 22, 20 और 22 ज्यादातर क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड्स के लिए यूज किया जाता है। क्लियर फ्लूइड या नॉर्मल जो आप फ्लूइड्स देते हो आइसोटोनिक फ्लूइड, उसमें ज्यादातर आपको 20 और 22 नंबर यूज किया जाएगा। मोस्ट कॉमनली यही यूज किया जाता है फ्लूइड देने के लिए। फ्लूइड आईवी थेरेपी में एडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमनली ये नंबर यूज किया जाएगा। कौन कौन सा? पिंक और ब्लू। पिंक और ब्लू में से छोटा देखा जाए तो छोटा है ब्लू, पिंक बड़ा, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर और 26 नंबर गोज साइज बहुत छोटा है, छोटे नीडल्स होती है, छोटी कैनुला होती है। ये यूज किया जाता है जिनमें कम अमाउंट में फ्लूइड देना, ज्यादातर बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, इन्फेंट, न्यूबॉर्न, इनके अंदर यूज किया। छोटे बच्चों के अंदर येलो और वायलेट कैनुला यूज किया जाएगा एज पर कंडीशन, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्लूइड नहीं, कम फ्लूइड देने के लिए एक तो वहां यूज। और ओल्डर एज में भी इसको यूज करते हैं, जहाँ पे बड़े कैनुला लगाने में प्रॉब्लम होती है वहां आप छोटे कैनुला 22 और 26 नंबर यूज कर सकते हो। ये कहाँ कहाँ यूज किए जाएंगे उसका बता दिया। जब आप ये कैनुला लगाते हो तो कितना फ्लूइड इंसर्ट हो रहा है, फ्लो रेट पर मिनट, 1 मिनट में कितना फ्लूइड चला जाएगा। अगर आप ऑरेंज ये दोगे अलग अलग है तो यहाँ लिख देते हैं हम कितना कितना फ्लूइड जाएगा, फ्लो रेट पर मिनट। अगर आप 14 नंबर कैनुला यूज करोगे तो कितना फ्लूइड जा सकता है, 300 ml पर मिनट जाएगा। 1 मिनट में 300 ml तक फ्लूइड शिफ्ट हो सकता है। किस केस में? 14 नंबर। 16 में इसका आधा हो जाएगा, 150 ml पर मिनट, 150 ml पर मिनट होगा। 16 के केस में इसका आधा कर दो, 300 याद रख लो, उसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, 75 ml पर मिनट में जाएगा 18 नंबर कैनुला में, ठीक है। 55 पर मिनट जाएगा 20 नंबर कैनुला में, ठीक है। 25 ml पर मिनट जाएगा 22 में, 15 ml पर मिनट जाएगा 24 में, और 14 ml पर मिनट जाएगा 26 में। तो 300, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, 3 तो याद हो जाएंगे, 300, 150, 75, फिर 25, 15, ये इसका 10 कम और ये इसमें से एक कम है, 55 बीच में याद रखो, 55। तो इस तरीके से पूरी सीक्वेंस याद हो जाएगी, कितना फ्लो रेट होगा पर मिनट से, क्या क्या कलर रहेंगे। कलर से क्वेश्चन एग्जामिनर देता ही है, तो 14 नंबर ये इनकी सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी, ये भी याद करा देते हैं। ऑरेंज, ग्रीन, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो और वायलेट। ऑरेंज ओ, ग्रे जी, ग्रीन जी, 2 बार जी, ओ जी जी। पी से याद रखो पापा, पापा, बी फॉर बहुत, येलो, वायलेट है, ऐसे करके याद रखो। ओ जी जी, पापा बहुत, येलो वायलेट है। ओ जी जी बोलते हैं पंजाब में दादी को और हरियाणा में बहन को। ओ जी जी, पापा बहुत, येलो वायलेट, येलो वायलेट से मान लो रंगीन मिजाज है ना, ऐसे करके। ओ जी जी, पापा बहुत, येलो वायलेट है, इससे आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगी। ओ जी पापा बहुत, येलो वायलेट है। इस तरीके से सभी सीक्वेंस आपको याद हो जाएगी। और 14 से स्टार्ट कर देना, दो दो ऐड कर देना, 26 तक आ जाएगा। 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ठीक है। गोल डायमीटर, इससे जितना बड़ा साइज होगा उतना डायमीटर छोटा होता जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये दोनों ज्यादा फास्ट फ्लूइड के लिए, ये ब्लड के लिए, ये दोनों फ्लूइड क्लियर फ्लूइड के लिए, और ये दोनों बच्चों के अंदर या स्मॉल छोटी जो एज होगी वहां यूज किए जाएंगे, ये, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के कैनुला है। लेकिन अगर एक कैनुला और है 17 नंबर, इनके अलावा अगर आपके 17 गोल्स का पूछ लिया जाए तो वो भी आपका नीम का होता है, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर का कैनुला होगा 17 नंबर।
और ये जो 17 नंबर आपको व्हाइट कलर का कैनुला है, ये फ्लो रेट है इसकी 150 ml पर मिनट। 150 ml पर मिनट की स्पीड से 17 रोज का जो है वो व्हाइट कलर का कैनुला फ्लो रेट होगा। तो अगर आपसे 17 नंबर पूछ लिया जाए तो वो भी बता देना, बाकी अलग इनमें से कोई भी पूछ लिया जाए तो भी बता देना। पेपर में कैनुला का क्वेश्चन हमेशा आता ही है, बार बार ग्रीन कलर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको ये ग्रीन कलर वाला 100% आना चाहिए। तो ये है भाई हमारी आज का आईडी थेरेपी।